मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि भाई देखो, अब की बार इस इलेक्शन में बीजेपी ने जितना काम किया है उतना सभी मानते हैं, किसी ने भी इससे जितने 10 साल के अंदर काम हुआ इतना पिछले 50 साल में भी काम नहीं हुआ। किसी भी बिजनेस को ले लो, किसी भी बिजनेस को ले लो जिसका ओनर आप मुस्लिम है, वहाँ पर एक हिंदू मुझे दिखा दो। अगर आप जाके भाई घर में बैठ गए तो आप कुछ भी बोलने लगो, आप जाके देखो ना। आप किसी भी वेल्डर के यहाँ जाके देखो जो मुस्लिम है, उसके 4-5 असिस्टेंट हैं, एक भी हिंदू दिखा दो, दिखा दो। कहीं भी किसी की दुकान पे दिखा दो मुझे, कहीं भी एक भी दिखा दो। वो वहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है। और नाम को अल्पसंख्यक हैं आप जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ के बराबर में मकान लेके दिखा दो। जो वो उसको बोल रहा है राहुल गांधी को रह के दिखा दो, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। क्यों कि कहने के लिए कुछ भी है, बरगलाने के लिए कुछ भी है और दुष्प्रचार करने के लिए कुछ भी है, परंतु वास्तविकता, अगर वास्तविकता तो वास्तविकता को देखने से, समझने से और उसके ऊपर निष्पक्ष भाव से सोचने से तभी वो आपके जो समाज, जो परिवार, कोई भी जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, अगर वो उनको भूल जाएगा तो फिर वो समाज और वो देश भी जीरो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल से रहा हूँ। चलिए, आज जिस तरीके से जो पूरा देश है वो हमारा 25वां कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में उन वीर हमारे जो शहीद हैं उन्हें याद किया जा रहा है। मेरे इसी कारगिल विजय दिवस को लेकर आज मेरे बीच में है जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक महत्वपूर्ण सेवा उस सेना में रहकर दी है। आज उन सेना के अफसरों के साथ कहीं ना कहीं बड़े से बड़े ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं उनका एक हाथ रहा है और उनका जो अपना शिक्षा लेवल है वो भी काफ़ी हाई लेवल पे रहा है। आज मेरे बीच में जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजेंद्र कुमार जैन साहब हैं, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज जो हमारे कारगिल विजय दिवस को लेकर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। आज जो पूरा देश है वो कहीं ना कहीं हमारा एक 25वां कारगिल विजय दिवस जो रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे सर? कारगिल विजय दिवस 1999 में हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत देते हुए देश के ऊपर, हमारी जो कारगिल वाले पोर्शन के ऊपर पाकिस्तान के जवानों ने घुसपैठिया करके वहाँ पर कब्जा कर लिया था। तो हमारे जवानों ने अपनी शहादत देकर और अपनी बड़ी वीरता के साथ जो है, शौर्य के साथ उस ज़मीन को खाली कराया था और वहाँ पर तिरंगा फिर से फहराया था। तो उसको उनकी वीर गाथाओं को याद करना हमारे नई जनरेशन के लिए भी और सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी, जो भी समाज अपने वीरों को याद नहीं कर सकता वो नए वीर पैदा भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हम 25वां रजत जयंती समारोह के रूप में कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब 25 साल से हम अपने वीर शहीदों को निरंतर याद करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा दूसरा जो मुल्क, जो पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान है, वो कहीं ना कहीं हर साल कुछ ना कुछ घुसपैठ तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो भारत में दखलंदाजी करता है। कहीं ना कहीं फिर भारत की तरफ से भी उसे चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसे जवाब दिया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं हर बार वो मुँह खाता है। उस पर किस तरीके का असर क्यों नहीं पड़ता, इसको लेकर क्या है? देखो, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैं मानता हूँ, उनकी भारत के खिलाफ बोलना उनकी राजनीतिक और सामाजिक मजबूरी है, क्योंकि उसका आधार और उसका जो जन्म हुआ है वो इसी आधार के ऊपर हुआ है। तो उनमें वैमनस्य का भाव ख़त्म नहीं हो सकता। परंतु अभी तक मैं मानता हूँ कि अब से कुछ साल पहले तक तो हम उसके अंदर घुसकर मारने को कभी हमने उस चीज़ को प्रोपोगेट नहीं किया, परंतु अभी पिछले साल से या पिछले कुछ वर्षों से हमारी पॉलिसी हो गई कि भाई दुश्मन जहाँ भी हो उसको मार दो। और हमारी चाणक्य नीति भी यही थी कि भाई कोई भी दुश्मन जो है, और कृष्ण जी का भी है कि भाई दुश्मन जो है बचना नहीं चाहिए, अगर वो बच गया तो फिर से बढ़ेगा, फिर से करेगा। तो अगर मान लिया उनकी वो कुछ भी करें, परंतु हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए।
सर क्या लगता है, चलो आप जिस तरीके से जो पार्टी जो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो तो कहीं ना कहीं अपने देश को कहीं ना कहीं समर्थन दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश के कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर्स में बोलते हैं कि उनसे उन लोगों से अगर बैठकर बातचीत करें तो कुछ ना कुछ समाधान निकल सकता है, उनके फेवर्स में नारे लगते हैं। तो हमारे देश में किस तरीके का माहौल बन रहा है सर? देखो हमारे देश में भी, और ये मैं मानता हूँ कि ये कई बार ह्यूमन वीकनेस भी होती है कि ये और ये हिंदुस्तान के लोगों में ही नहीं, बाकी समाज के लोगों में भी ये हुआ है। जहाँ मीर कासिम था तो मीर जाफ़र भी था, तो बाकी कम्युनिटीज़ में भी ये ह्यूमन वीकनेसेस होती हैं कि वो लोभ और लालच के वश जो है अपने पर्टिकुलर अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो है गलत काम में गलत लोगों का साथ दे देते हैं। परंतु इसके लिए वो तो जो करें सो करें, हमें जो है अपनी जनता को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। बिकॉज ये जो हमको स्वतंत्रता मिली है ये 1000 साल के बाद मिली है। 1000 साल के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है, और ये 1947 वाला आज़ाद नहीं हुआ है, ये 1857 अंग्रेज़ों की गुलामी का नहीं था। 1000 साल के बाद हमको आज़ादी मिली है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु अगर जनता जागरूक नहीं होगी, देखो नेता तो बदमाश होंगे, नेता तो गलत करेंगे, अगर वो तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, परंतु चेतना उसको चाहिए जिसको गुमराह किया जा रहा है, उसको हमेशा अपने देश का और समाज का जो है गौरव हमेशा सामने रखना चाहिए। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स जो अपने पैसों के लिए जो अपना पूरा इस किस तरीके का एक ब्रेन वॉश किया जाता है, या किस तरीके का कहीं ना कहीं वो एक माहौल है जो हमारे कश्मीर के कुछ युवा भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में भाग ले लेते हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है ब्रेन वॉश के पीछे सर? देखो उज्जवल जी, मैंने जो देखा है और मैंने जो माना है और मैंने जो पढ़ा है, अगर किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए और उसको सही चीज़ को भी गलत बताया जाए, तो उसी चीज़ को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो वो उस चीज़ को मानने लगता है, सही मानने लगता है। जिस तरीके से आपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की, थोड़ा सा मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी बात करना चाहूँगा। वर्तमान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें आप क्या देखते हो सर? देखो वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, बिकॉज इसमें आदमी को खुद डेवलप करके अपना सब रोज़गार पैदा करना नहीं सिखाया जाता। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखो तो 25 साल से पहले आदमी किसी कमाने लायक बनता ही नहीं है। परंतु हमारे यहाँ जब भारत सोने की चिड़िया होती थी तो उसको जन्म से ही सिखा दिया जाता था, उसको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो मान लिया किसान का लड़का है, उसको खेत कैसे जोतना है, किस समय पर जोतना है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। किस तरह का बीज अच्छा फसल देगा, किस तरह का बीज अच्छा फसल नहीं देगा, उसको खुद पता था, उसको इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था। परंतु आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन एम्प्लॉय वो हमको जॉब सीकर बना दिया। हमको ये है कि भी नौकरी ढूंढनी है, नौकरी लोगों को देनी है, या अपना व्यवसाय करना है, या अपना काम करना है, वो चीज़ नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम पे आपने थोड़ा सा इसे विस्तार से समझाया, लेकिन जैसे अगर पहले जैसे आपने इतिहास की भी बात कही, जिस स्कूल में सुदामा जी जाते थे उस स्कूल में कृष्ण जी जाते थे, कहीं ना कहीं शिक्षा एक समान और फ्री थी। क्या लग रहा है सर वर्तमान में आज भी इस तरीके का माहौल है सर? नहीं, इस तरह का माहौल बिल्कुल नहीं है, और ये एजुकेशन ही हमको सही तरीके से शिक्षा भी नहीं दे रही है। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी सही नहीं है, उसमें भी ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि भाई नैतिक वैल्यूज़ को नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो करिकुलम का हिस्सा ही नहीं है। और जब करिकुलम का हिस्सा नहीं है, उसको केवल इतना पढ़ाया जा रहा है आज की तारीख में कि किस तरीके से नौकरी पाया जाए, उसको ये नहीं, नैतिकता का नहीं है। और नैतिकता नहीं है तो निस्वार्थ सेवा भी नहीं आ सकती, समाज सेवा भी नहीं आ सकती है। और फिर मैं वही कहूँगा कि भाई बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसा काम करेंगे उसी तरीके से उसका फल मिल रहा है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम से कुछ ना कुछ सीख रही हैं। जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, कहीं ना कहीं
जो कंप्यूटर है उसमें भी जो सबसे पहली भाषा पकड़ती है वो हमारी संस्कृति पकड़ती है। फिर भी कहीं ना कहीं जो हम अपनी एजुकेशन सिस्टम है, हम अपने देश में क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बाहर गया तो वो हमारे रूल्स भी अपना रहे हैं, हमारे जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही देश है जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से अपरिचित है। क्या लग रहा है सर? देखो, एक तो हमारी संस्कृति बहुत 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 पुरानी है, और कोई भी चीज़ पुरानी होती है, बड़ी होती है, तो उसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष आ जाते हैं। परंतु अगर ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे, हमारे जो वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारी भागवत गीता है, जो वेदांत हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो अकाट्य हैं, उनकी कोई काट हो ही नहीं सकती। और पूरा एजुकेशन सिस्टम आज की तारीख में जितनी साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, मानसिक बीमारियां, तनाव, अरे भाई तनाव तो इसलिए है कि हमारे साहित्य में अगर कोई हमारे साहित्य को पढ़ेगा, उपनिषद को पढ़ेगा, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेगा, उसमें साइकोसोमेटिक डिजीज हो ही नहीं सकती। तो हमने अपनी जो मेन एजुकेशन है उसको भुला दिया, उसी की वजह से फिर ये प्रॉब्लम हुई है। और जो है दूसरे देश दूसरे उस चीज़ों को समझ भी रहे हैं। वहाँ पर ओरिएंटल स्कूल्स के नाम पर कुछ चीज़ें, जहाँ पर इसको उपनिषद को, वेद को, भगवद गीता को, प्राकृत को, हमारी जो प्राकृत भाषा है उनको भी पढ़ाया जाता है। जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, जो जिनका अपना प्रयास निरंतर चल रहा है कि जो राजनीति में जाए वो अपनी चल अचल संपत्ति वो अपने देश के नाम करे, मतलब उसका जो भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेता होता है वो देश का पिता होता है, देश को पिता नहीं है। क्या लग रहा है वास्तव में आज जो वर्तमान में जो ये नेता हैं किस रूप में अपना देखो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आदमी निस्वार्थ भाव से काम नहीं करेगा तब तक वो सही जजमेंट भी नहीं कर पाएगा। अब आप चाणक्य का ले लीजिए। चाणक्य चंद्रगुप्त को बनवाने में चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने के लिए चाणक्य ही था, परंतु उन्होंने कोई पद नहीं लिया। उनके पास संपत्ति जीरो थी, क्योंकि जब आदमी निष्पक्ष वो ही हो सकता है जिसको अपना कोई लालच नहीं है। अगर कोई लालच होगा, किसी भी तरह का होगा, तो उसका जजमेंट, उसका जो निर्णय है वो उससे प्रभावित होगा ही। ये अटल है, ये एकदम सत्य है। जैसे श्री चंद्रमोहन जी का ये भी प्रयास है कि देश में शिक्षा और चिकित्सा एक समान और फ्री हो। फ्री तो आज भी है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मेडिकल में भी फ्री है, हॉस्पिटलिटी भी आज कहीं ना कहीं फ्री है, लेकिन उन्होंने अपना इक्वल और जोड़ा है। अगर एक समान और होगी तो हमारे देश में किस तरीके का एक सुशासन स्थापित होगा सर? देखो, अच्छी बात है, एजुकेशन भी अगर फ्री हो और इक्वल हो और चिकित्सा भी इक्वल और फ्री हो तो इनका स्टैंडर्ड भी सुधरेगा और सभी के लिए वो समान भी होंगी। जब सभी के लिए एक जैसी समान होगी तो इनका स्टैंडर्ड सुधर जाता है। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर ऑफिसेज में, जब बड़े हेडक्वार्टर्स में अगर सबॉर्डिनेट्स का एक अलग टॉयलेट है और एक ऑफिसर्स का अलग टॉयलेट है, अगर ऑफिसर्स का सबका कॉमन हो जाए, या जो सीनियर है वो भी जूनियर वाले या जो स्टाफ का जो टॉयलेट है उसमें जाना शुरू कर दे, तो टॉयलेट की दशा सुधर जाती है। तो इसी तरीके से अगर एजुकेशन और शिक्षा सभी के लिए एक समान हो, अगर कोई मंत्री है या आईएएस है या आपका जिलाधिकारी है, अगर उसी बराबर की बेड में मजदूर वाला बेड है तो बराबर वाले मजदूर की भी दशा सुधर जाएगी और इसकी भी सुधर जाएगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ सुधर जाएगी। अगर ये बराबर और हो जाए और इक्वल हो और सभी के लिए एक जैसी हो तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। और इसके बाद जब एजुकेशन में सुधार होगा तो फिर देश के जो आदमी हैं, देश के जो नागरिक हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, उनके चारित्र में और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। अंत में जिस तरीके से सावन चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भोले आ रहे हैं, एक रंग में रंगे हुए हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? आपको अपना क्या मानना है सर?
कांवड़ नहीं, यात्रा को लेकर? ये अच्छी बात है, इससे धर्म प्रभावना बढ़ती है, इससे धर्म प्रभावना भी बढ़ती है, लोगों में एक जुटता भी आती है। और भोले तो भगवान भोले तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आते हैं भगवान भोले के नाम पर, हालांकि आस्था एक अपनी अच्छी जगह है, जगह ठीक है, लेकिन जो भगवान भोले के नाम पर जो वो कहीं ना कहीं एक भांग का सेवन कर रहे हैं, एक नशे का सेवन कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान शिव के नाम पर उसे पीते हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखो वो गलत है। भगवान शिव तो एक प्रकार से त्याग और वैराग्य की मूर्ति है। अगर त्याग और वैराग्य नहीं है तो शिव की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि उनका आप देख लो, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका पहनावा क्या है, उनके पास क्या है, उनकी संपत्ति क्या है। तो जहाँ त्याग और वैराग्य नहीं है वहाँ पर आप कुछ भी कहें पर शिव नहीं है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो श्री चंद्रमोहन जी के जो फैंस हैं ना, जो उनके संस्थापक के साथ जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जो श्री चंद्रमोहन जी के प्रयासों को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और देश में जागृति बढ़े, नशा मुक्ति बढ़े, और जो इक्वल एजुकेशन और इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है वो बने, तो देश और समाज उन्नति की ओर बड़ी तेज़ी से अग्रसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।